मंदीप भाई, उसे फिलोसफी के बारे में बात करते से पहले अभी जो पिछले पॉडकास्ट में हमने बात किया है उससे कुछ जो आपकी शायरी है या जो डिस्कशन हमारा हुआ है उससे ऐसे भी उभर के आता है कि आप कुछ फिलोसफी की का भी कुछ करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। फिलोसफी में मैं अभी ये थोड़ा पर्सनल है कि मैं बचपन से मैंने ओशो पढ़ा पहले। मुझे नहीं पता मुझे पहली बुक कहाँ से मिली, बट आई थिंक आई वाज इन 9th और 10th स्टैंडर्ड, तो मुझे एक बुक मिली थी ओशो की। फिर मैंने पढ़ा, मुझे कुछ और बुक्स मिले। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो जितने चंद पैसे मिलते थे घर वालों से, हम सरकारी कॉलेज के सरकारी हॉस्टल में रहने वाले लोग हैं, तो जिनका 5 रुपये 60 पैसे के आसपास डाइट होता था एक, दिन के 2 डाइट तो 11-12 रुपए का खाना है। ठीक है। और पूरे साल की फीस 800-850 रुपये कॉलेज की है, और हॉस्टल फीस 1500-1600 रुपये वो वापस मिल जाती है। अच्छा, वापस जब आप छोड़ते हैं? नहीं, छोड़ते नहीं है, वो आपको स्कॉलरशिप में मिलती थी। अच्छा, ओके। कि आप हॉस्टल में हैं, वो रीज़न आई डोंट नो, बट मिलती थी। मुझे पता कि पैसा वापस मिल जाता था। तो बड़े लिमिटेड से खर्चे रहते थे, हम खेलते रहते थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे अनुभव हैं, जीवन में काफ़ी कुछ सिखाया। हम हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ पे फिर जब भी मैं जाता था, ट्रेन में सफ़र करते थे, तो मैं बुक्स खरीदने लग गया कि ओशो वर्ल्ड आती थी, 2 किताबें आती थी, तो वो मैं उठा के पिक कर लिया करता था। मैं 10-12-15 रुपए का जितने का भी आता था। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरे महीने में आप अगर खाने को हटा दें तो 100 रुपये अगर मैं खर्च करता हूँ तो मैं 30 से 40 या 50 रुपये उस पर खर्च कर देता था, बुक्स पे अपने में। हाँ, वो पहला पार्ट था मेरा, तो मैं कर देता था। उसमें मुझे झिझक भी नहीं होती, मुझे आज भी नहीं होती। वो मुझे लगता कि यार अगर मेरी हैसियत है और मैं खरीद सकता हूँ तो मैं सबसे अच्छी किताबें खरीदने की कोशिश करता हूँ। और फिर वो बढ़ते बढ़ते फिर मैंने यूजी पढ़ा और सुना, फिर मैंने जद्दू कृष्णमूर्ति पढ़ा और सुना। यूजी मतलब ये लोग हैं फिलोसफर से। फिर मैंने सदगुरु को काफ़ी सुना है। उसके अलावा भी मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, द ऑटोग्राफी ऑफ योगी। मतलब ट्राई काफ़ी तो नहीं है, लोगों ने लाख बुक्स पढ़ी है, मतलब, बट मैं ट्राई करता हूँ कि जो ग्रेब किया जा सकता है। कि कुछ सवालों के जवाब शायद आपको नहीं मिले, लेकिन जिनके मिल सकते हैं और अगर आप खुद के उससे डेवलप कर सकते हैं तो आई थिंक आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप किसी से बात करेंगे तो आपका एक मैच्योरिटी का लेवल रहेगा। दूसरा, आप थोड़ा सा सेल्फलेस, जिसके बारे में बात करते हैं लोग कि होना चाहिए सेल्फलेस, तो जब तक आप फिलोसफिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक ये सारी बातें अलग हैं आपके लिए। आपके इथिक्स, अगर मैं अभी, तो इथिक्स और फिलोसफी का क्या कनेक्शन है? इथिक्स फिलोसफी का पार्ट है। इथिक्स का मतलब क्या है? एज ए ह्यूमन बीइंग, इथिक्स फिलोसफी का पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है? दोनों एक ही है। फिलोसफी एंड साइकोलॉजी आर जस्ट वन थिंग। साइकोलॉजी फिलोसफी का एक पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि फिलोसफी इज बिग थिंग कि जीवन कैसे चलना चाहिए, इंसान कैसे रहने चाहिए। पार्ट ये होता है उसमें, जो मैं बड़ी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे नहीं पता आपके दर्शक इसके बारे में क्या राय रखेंगे, लेकिन कि चलना कैसे चाहिए और चल क्या रहा है, उसमें बड़ी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं, थ्योरीज रहती हैं कि आपका कौन सा थ्योरी किस अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कि कर्म करो फल की इच्छा न करो, ये हम हिंदी में जो बोलते हैं, जो संस्कृत का एक है गीता का, तो वो एक फिलोसफी का पार्ट हो गया कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरा जो संवाद है कर्ण और श्री कृष्ण के बीच में, कि कर्ण बताते हैं कि मैंने ये इसलिए चूज किया कि मेरे जीवन में बड़े संघर्ष थे, मुझे सूत पुत्र बुलाया गया, मेरा तिरस्कार किया गया, मुझे वो पद नहीं दिया गया। तो ये एक वन वे ऑफ थिंकिंग है। श्री कृष्ण का खुद का जीवन, जेल में पैदा हुए हैं, पहले जितने भी भाई बहन पैदा हुए हैं उनकी हत्या कर दी गई है, माँ बाप जेल में हैं, कोई और पाल रहा है, गाय चरा रहे हैं, उसके बाद में आपके जीवन पे हमले होते हैं जब आप बालक हैं, फिर आपको अपना क्षेत्र छोड़ना, अपना राज्य छोड़ के जाना पड़ रहा है। राइट। फिर आप जब महाभारत में भी खड़े हैं तो आप एक प्रतिज्ञा के साथ खड़े हैं कि मैं धनुष नहीं उड़ा सकता, क्योंकि आपसे किसी ने, तो बंधे में वो भी हैं। इट्स सही और गलत और अनुकूल और प्रतिकूल के बीच की बात है। राइट। कि सही क्या है और गलत क्या है, तो इन योर हार्ट यू नो देयर इज नो ग्रे। आपको पता है सही है गलत है। मैं जैसे अभी आपको बताता हूँ कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे कहीं, बड़ा सिंपल एग्जांपल, तो कोई बॉल मेरे बैट से टच हुई और पीछे चली गई कीपर के पास। अब मुझे पता है वो टच हुई है और अंपायर डोंट नो,
उसको नहीं पता है, ठीक है। ठीक है। अब मेरे लिए सबसे अनुकूल स्थिति ये है कि मैं चुप रहूं और आगे खेलना शुरू कर दूं। प्रतिकूल परिस्थिति ये है कि मैं कह दूं कि मुझे हिट किया है इस बॉल, मुझे टच किया है इस बॉल से मेरा बैट टच हुआ है और मैं आउट हूं। लेकिन सही क्या है? सही तो आपकी परिस्थिति बता रही है ना। सही नहीं, सही है कि मुझे बोलना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। जो इथिक्स की बात आपने की उसका मैं जवाब देता हूँ कि अगर मैं इस छोटी सी बात पे सच नहीं बोल सकता तो फिर मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि मैं किसी को सच और झूठ का ज्ञान देने लायक हूँ? नहीं लगे। मैं अपने बच्चों को क्या बोलूँ अगर मैं घर पे जाऊँ, या मैं अपने छोटे भाई बहन को क्या बोलूँ? ये तो बड़ी सामान्य स्थिति है, वो मैच कल भी होगा। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें ऐसे पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अगर आप सच बोलते हैं तो आपकी टीम के अगेंस्ट चली जाएगी बात, क्योंकि आप आउट हो सकता है, आप सेंचुरी बना सकते थे, आप ज्यादा रन कंट्रीब्यूट कर सकते थे अपने, लेकिन आपने शॉर्ट टर्म गोल पिक किया। फिर एज ए पर्सनैलिटी, एज ए इथिकल पर्सन आप कहाँ स्टैंड करें? इसका मतलब आप स्थिति के अनुसार जा रहे हैं। मतलब स्थिति के पानी का भाव, अगर आप उधर ही चलते रहे कि जैसे भाव है उधर चले, तो फिर भाव में तो आज तक जितना महाभारत है पूरे महाभारत में आपको क्या लगता है सिर्फ क्या 20 लोग लड़े थे? आपको कितने नाम पता महाभारत में? आप सोच के देखिए, बहुत आपके फिंगर टिप्स पे है ना। लोग तो वहां पे तो लाखों से ज्यादा, करोड़ों लोग थे, लाखों लोगों ने वहां पे 100 तो कौरव ही थे जिनके नाम नहीं पता लोगों को। नहीं पता 100 कौरव, मतलब उनके 10 के नाम नहीं पता आपको, और मैं नहीं कह रहा जिनके पता है। लेकिन बीइंग ए लीडर इन दिस प्रोफेशन ऑल्सो, बीइंग ए गुड मैन्स द डेफिनेशन मे बी वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस, यू आर राइट। बट क्या होना चाहिए? आप क्या करते हैं? अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए खुद को कंप्रोमाइज कर लिया तो फिर आप कम से कम इथिकल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिंदगी में ऐसी स्थितियां तो आती रहेंगी ना, फिर बहुत बार आएंगी, हर बार आएगी, हर रोज आएगी। सुबह आपका दोस्त कॉल करेगा, वो कहेगा भाई आप कितनी देर में आ रहे हैं? आप कहते हैं 30 मिनट में आ रहा हूँ। आप 30 मिनट बाद भी सोए हुए हैं, वो कहता कहाँ आ रहे हैं? आप कहते हैं मैं बाइक पे बैठ लिया हूँ, चल रहा हूँ। तो फिर आपकी आदत में शुमार हो जाएगा वो। या पहली बार में वो कॉल करेगी आप कितने देर में आते हैं, आप कह सकते हैं ना कि भाई 30 मिनट में आना था, बट आई नीड 45 मिनट और 1 आवर, बिकॉज अभी मुझे टाइम लगेगा। तो आप कम से कम स्टेट्समैन हो गए, आपने एक सही बात को बोला। तो ये आपकी पर्सनैलिटी में एक करेज की भी बात होगी ना। करेज नहीं, वो आपका पार्ट हो जाएगा फिर। और आपका पार्ट क्या, आप ही हो जाओगे वो, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आपके अलावा किसी को नहीं पता इस दुनिया में। आप जो कर रहे हैं उसके बारे में पता है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप सोचेंगे वो सामने वाला पकड़ ले उसको, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके कर्म हैं जो आपको उसको दिखाई देते हैं। तो आपके कर्म तो ऐसे होने चाहिए जिससे अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं, हम इसको एक कदम आगे लेके जाते हैं। एक ट्रस्ट है हमारे बीच में, ठीक है, कि आप मुझे बोलेंगे और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। आपको क्यों लगता है ये ट्रस्ट है? मैं क्यों रिस्पॉन्ड करूंगा आपकी बात पे? क्योंकि हमारी बॉन्डिंग है। क्यों है बॉन्डिंग? पहले समय से जानते हैं हम लोग। हाँ, एक पैटर्न है पहले का, 10-12 साल से हम जानते हैं। तो आपके मन में एक छवि है कि एक इंसान है जिसको अगर मैं ये बोलूंगा तो उसका रिफ्लेक्शन ये आएगा या ये जवाब आएगा। आपको उम्मीद है क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा उस चीज़ को और लगातार देखा है। अनप्रिडिक्टेबल मैं तब हूँ जब आप बोले और मैं यहाँ से खड़ा होकर चल पड़ा। तो जो रिलेशनशिप है लोगों के बीच में, चाहे वो दोस्ती है, परिवार है, पति पत्नी है, वो प्रिडिक्शन पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा कि इस चीज़ का ये जवाब आएगा। जब भी आप देखेंगे, कभी भी अगर किसी भी प्रकार की दरार आती है रिलेशन में, तो वो आती है जिसकी उम्मीद नहीं थी। जब वो चीज़ उभर के सामने आती है तब आपको लगता है कि इसकी उम्मीद इससे थी नहीं। तो ये फिलॉसफी जो आप डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये लाइफ के लेसन हैं। फिलॉसफी तो क्या ये क्या अपनी जो हम जॉब करते हैं या हमारा जो कॉर्पोरेट है ना, इसमें भी कहीं काम आती है तो कैसे? सारी जगह काम आती है। देखिए, मैंने आपको एज ए इंडिविजुअल आप अपने आप को हर जगह कैरी करते हैं। आप घर पे हैं या आप जॉब पे हैं, आप बाहर हैं, किसी मार्केट प्लेस में हैं, आप जो भी कर रहे होते हैं, आप कर तो एज इंडिविजुअल रहे हैं। बाइपोलर जब तक कोई नहीं है तब तक तो वो एक ही इंडिविजुअल है जो एक जैसा काम कर रहा है। उसका एक सर्टेन पैटर्न होता है कि किस चीज़ को वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। राइट।
अगर आपको सही और गलत का पता है और आपका ये है कि मुझे लोगों से एम्पैथी है, मैं गलत नहीं करूँगा, मैं देखिए आपका पूरा सोसाइटी जो हमारा डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? हम हर धर्म अपने शास्त्र लेके चलता है, उसके कुछ शास्त्र मतलब सेट पैटर्न्स हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना, दिस इज राइट एंड रॉन्ग लिखे हुए हैं। हाँ। इसका मतलब ये तो पहला है कि राइट से पहले रॉन्ग था। नहीं हो सकता है कि राइट था पहले, बाद में रॉन्ग डेवलप हुआ हो। हर धर्म बोलता है कि आप चोरी न करो, तो इसका मतलब चोरी एग्जिस्ट करती थी धर्मों से पहले। नहीं, पर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि चोरी नहीं एग्जिस्ट करती थी, तो फिर वो जब चोरी एग्जिस्ट मतलब जब चोरी आई तब बाद में ये चीज इंक्लूड की गई है। तो फिर आपके धर्म में, हर धर्म में जो सबसे पुराना ग्रंथ है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आप ये मत करो। तो जहां भी ये मत करो इसका मतलब क्लियर है कि वो चीज वहां पे अवेलेबल थी, तो उसका एग्जिस्टेंस था। ओके। और ग्रीड आप देखेंगे, आप इमोशंस हम सब का पार्ट है, ह्यूमंस का भी हैं। आप उनको किसी अगर जानवर को भी पिक करते हैं तो यू विल सी, आप अच्छे से ट्रीट करते हैं तो सबसे जो नरबक्षी होते हैं वो भी लोगों से आराम से ट्रीट करते हैं। मैंने गिर का एक वीडियो देखा था, गाय के पास आगे चीता सो रहा है। तो आप कोई कॉम्बिनेशन नहीं है उसके लिए, वो सिर्फ एक खाना हो सकता है, लेकिन नहीं है वो खाना। क्यों नहीं है उसके पीछे आप कितने भी तथ्य जोड़ते रहे, लेकिन इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो कि उस बाउंडिंग को क्रिएट कर रहा है। अभी जब राइट और रॉन्ग की आप बात करते हैं तो वो समय और स्थिति के अनुसार बदलता है, लेकिन कुछ सर्टेन पैटर्न नहीं बदलते। को एग्जिस्टेंस एक पैटर्न है। हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है, हम अगर ये मान के चलते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य मानव ही है, तो ये चले नहीं का, सस्टेन ही नहीं कर पाता। फिर हमें मान के चलना, हमारा इकोसिस्टम आप पिक कीजिए, किसी के घर में कुत्ता है, किसी के घर में बिल्ली है, गाय पाल रखी है, भैंसे पाल रखी है, ऊँट पाल रखे हैं, चिड़िया को दाना खिलाया जाता है, कबूतर को दाना खिलाया जाता है, किसी ने कुछ और पाला हुआ है। तो हम खेत में रहते हैं, तो खेत में हम जब भी जाते हैं तो हमें पता है कि चिड़िया वहाँ पे दाना चुग रही होती है। तो ऐसा कोई परमानेंट आप देखेंगे ना, धीरे धीरे ऐसा परमानेंट कुछ नहीं किया जाता जिससे वो रुक जाए। समझदार आदमी नहीं करते ऐसा, वो एक लूप छोड़ा जाता कि जीवन चलता रहे। अगर आपने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया उसको तो फिर वो तो भूखे मरेंगे। फिर गांव में, मतलब मैं गांव से आता हूं, तो वहां पे नॉर्मली जब कोई खुला पशु आके किसी खेत में चल रहा होता है तो अगर कोई बोलता है कि उसको बाहर निकालो, तो दूसरा ही बोलता कहता है भाई इसने अपने खेत नहीं जोत रखे, इन्हीं में खाएगा ये। सही बात। कोई समझदार जो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो यही बोलता है कि इसके खुद के खेत थोड़ी है यार, ये हमारे और आपके खेतों में ये तो खाएगा नहीं। तो आप एज ए इंडिविजुअल स्ट्रोंग होते जाते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कंफ्यूज्ड आदमी जो रहता है ना, वो खतरनाक होता है। कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड? लाइफ से? वो अलग अलग, वो अगर आपको बेसिक्स ये पता है, आपका पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे बुरा नहीं करना है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। दूसरा, आपने ये देख लिया कि मुझे अपनी फैमिली की सुरक्षा करनी, मतलब आपका रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल, देयर आर 2 बेसिक नीड्स। वो हर जगह मिलते हैं। आप पशु पक्षी पेड़ मनुष्य किसी को पिक कर लो, आप किसी चींटी को भी हाथ लगाने जाएंगे वो भागेगी दूर। इट्स ट्राइंग टू सर्वाइव, वो सर्वाइवल के लिए अपना पूरा जोर लगाएगी। दूसरा है, एज ए ह्यूमन बीइंग भी हम भी देखते हैं, जब भी हमें खतरा महसूस होता है तो हम पूरा ट्राई करते हैं कि हम उससे बचें। हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस को रखना जिम्मेदारी है हमारी। राइट। दूसरा रिप्रोडक्शन, कि अपनी जाति को बढ़ाते रहो। सब वो ही करते हैं। आप किसी भी पेड़ के नीम के नीचे जाएंगे, आप जब उसका अनुकूल एनवायरनमेंट होगा तब आप देखेंगे हजारों नीम उसके नीचे छोटे छोटे होंगे। तो उसने अपना काम किया, उनमें से 2 या 3 पेड़ बनेंगे, शायद 1 भी नहीं बने और कभी ज़्यादा भी बने। तो वो अपने सर्वाइवल पे पूरा का पूरा और रिप्रोडक्शन पे पूरा काम करते हैं। सब करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। हम इंसान, हम भी यही करते हैं। तो बेसिक नीड हमें पता है कि ये देयर आर 2 बेसिक नीड्स। एज पर मी, हो सकता है कि काफ़ी लोगों का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि जितना मैं फील कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, जितना मैं उसको इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। तो आपने अभी जब फिजिकल साइकोलॉजी की बात की, ठीक है, लाइफ में ये चीज़ें काम आती हैं,
कुछ लोग जो इस लाइन में कैसे हेल्प करती है, मतलब आपने बता दिया कि राइट रॉन्ग का डिसीजन लेने में हेल्प करती है, बट ये जो साइकोलॉजी है इसको लोग अपने कैरियर में कैसे बना सकते हैं या कैसे उसको आप वो कर सकते हैं? बीइंग ए मैनेजर, मैं एक बात आपको बता, चलो ऐसे करते हैं इसको। बीइंग ए मैनेजर, यू नो कि देर आर 2 ways, देर आर मल्टीपल वेज, बट दिस वी कैन से देर आर मल्टीपल वेज, राइट एंड रॉन्ग। एज पर मी देर आर 2 ways। तो एक मिडिल पाथ भी कहते हैं, मध्यम मार्गी आप रहो कि ज़्यादा इधर उधर मत रहो, डिप्लोमेटिक जिसको हाँ डिप्लोमेटिक बोल सकते हैं, जो डिप्लोमेसी या ऑफिस पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं। कि बीइंग ए मैनेजर आपकी जिम्मेदारी क्या है? अपनी टीम को बीइंग ए resources provide मैनेजर करना। आप एम्पावर करें। एम्पावर का उनका ट्रेनिंग पार्ट हो सकता है, उनके साथ बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, रिसोर्सेज, और आप ट्रांसपेरेंट पक्के होने चाहिए उनके साथ, और आपके साथ उनका बिलीफ सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जब वो आपसे बात करें तो उनको फील हो कि मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जिसके पास पावर ज़्यादा है, और वो सुनेगा और सही करेगा। और सुन के सही कौन करेगा? जो आदमी खुद इथिकल है। तो अगर आपकी फिलोसफी स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, आप अगर बदलते अनप्रिडिक्टेबल इंसान है, तो आपके साथ काम नहीं करेगा कोई। अगर वो कर भी रहा होगा तो मजबूरी में, मौका मिलते ही निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं ऑफिस में भी कि लोगों को एक चीज़ को चूज़ करना, चाहे वो रॉन्ग ही क्यों ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि कुछ गलत चीज़ें हुई है, या मान लो कि कोई ले ऑफ हो रहा है ऑफिस में, तो जो मैनेजर है या जो भी बंदा है, फर्स्ट तो वही देखेगा ना कि पहले मेरी नौकरी प्रोटेक्ट हो, या मैं अपने आप को सेव करूँ, मेरी जॉब को सिक्योर करूँ। उसके बाद दूसरे वाले को जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं या कुछ है वो कर सकता है ना। पद है, उसकी जिम्मेदारी है कि ले ऑफ में उसको बोला गया 10 लोग हैं, 5 रखने हैं। अब कौन से 5 रखने, दैट नीड टू बी डिफाइंड बाई सब क्राइटेरियाज, और वो अनबाइस्ड होना चाहिए। 5 रखने, बिजनेस कॉल है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बिजनेस कॉल, क्योंकि बिजनेस का काम देखिए, अगर आपने 10 को 10 रखा और आप एडेमेंट हो गए, तो आप पूरे को कोलैप्स करके 5 को भी खत्म कर दोगे। ओके 10 के 10 का नौकरी जाने वाला। फिर तो आप, अगर आपको बोला गया ले ऑफ, बड़ा सेंसिटिव विषय है कि ले ऑफ अगर हो रहा है और किसी को बोला गया कि आउट ऑफ 10 यू हैव टू पिक ओनली 5 रिटेन करने, 5 जाएंगे। ओके, तो पैरामीटर मस्ट बी इक्वल, ट्रांसपेरेंट एंड कम्युनिकेटेड। ओके, अगर ऐसा है तो उन 5 जो बचेंगे उनको पता है कि मैं मेरिटोक्रेसी पे बचा हूं, राइट, मर्सी पे नहीं बचा हूं, राइट। और जो 5 गए हैं उनको फील होगा कि यस सही हुआ है, गलत नहीं हुआ हमारे साथ। गलत का मतलब उनको जरूर फील होगा नौकरी गई है, बट एटलीस्ट दे नो कि कुछ पैरामीटर्स थे जिनके अकॉर्डिंग हमारा वो हुआ है, हम आउट हुए हैं उस सिस्टम से, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। लेकिन उसके अंदर अभी जो आपका अनइथिकल वाला है, जो आप पार्ट पूछ रहे हैं कि उस टाइम पे मुझे मेरी जॉब सेव करनी है, एग्जाम्पल आपकी जिम्मेदारी एज ए बीइंग ए मैनेजर, आप गार्जियन होते हैं, आपका हो सकता है एज कम हो जो आपका सबऑर्डिनेट, बट बीइंग ए गार्जियन आपका राइट पाथ क्या था। और मैं अगर 10 में से 5 मुझे पिक करने थे, मैं उस बिजनेस की तरफ हूँ अभी कि मुझे उसको देखना, बिकॉज बिजनेस हायर्ड मी टू ऑपरेट, करेक्ट। तो मैं कौन से 5 लोगों के साथ सबसे बढ़िया ऑपरेट कर सकता हूँ। ये हार्ड कॉल है, लेकिन अगर आपको लेनी है तो आप लेंगे ना। बिल्कुल, श्री कृष्ण ने भी लास्ट में शस्त्र उठाए थे जब वो भीष्म के, हाँ, तो बात है हार्ड कॉल, और कब लेनी है, कब लेनी है। जब अर्जुन को बोला था कि अब कर्ण पे आप बाण चलाओ, जब वो रथ का पहिया दशा था वो, तो कॉल है, आपको लेनी पड़ेगी। वो कितने लोगों का जो ग्रेटर गुड जिसको बोलते हैं, वो ग्रेटर गुड की कॉल होनी चाहिए। वो सिर्फ आपका अपना स्वार्थ सिद्धि की नहीं होनी चाहिए कि 4 चाटुखोर आपके पास बैठे हैं, उनको आप बचाए और 4 मेरिटोक्रेसी वाले लोगों को आप आउट करें। दैट इज द रॉन्ग थिंग। और ये आपको पता रहता है, बीइंग ए मैनेजर एवरी टाइम यू नो कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। आपको नॉर्मली पता रहता है, पता चल जाता है। आदमी जो काम करता है, मेहनत करता है, उसके बारे में आपको बाय डिफॉल्ट पता चलता है कि ये असेट्स है कंपनी की, ये नहीं है। आप उसको अगर ABC में भी डाल दें तो एवरी टाइम यू नो। तो इसीलिए मैनेजर्स को फिलोसफी समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी अच्छी और बड़ी कंपनीज
फिलोसफर्स और वी कैन से जब इसको मिस्टिक हैं, सदगुरु हैं, उनको बुलाते हैं काफ़ी लोग। काफ़ी कंपनीज ने काफ़ी माइथोलॉजी के लोग हायर कर रखे हैं। अच्छा, कंपनी ने हायर कर रखा है? कंपनियों ने हायर करके वो या तो उनके सीईओ को एडवाइस देते हैं। अच्छा, हाँ, आप पिक करके देखना। अच्छा, ऐसा भी है? यस यस, इन रिलायंस देवदत्त पटनायक वाज देयर फॉर 5 years आई थिंक। देवदूत पटनायक जो बुक्स लिखते यस, हैं? बुक्स लिखते हैं माइथोलॉजी की। अच्छा, ही वाज आई थिंक इन ऑफिस ऑफ एमडीए, मुकेश धीरूभाई अंबानी। नहीं पता मेरे को, फर्स्ट टाइम पता तो चला। हाँ, तो आप एक बार चेक करना। अच्छा, तो आप देखेंगे वो किस लिए, मतलब बेसिकली इन चीजों को क्लियर करने के लिए? क्लियर, यस, द थॉट प्रोसेस को क्लियर करने के लिए कि थॉट प्रोसेस क्या है। अगर आप थॉट प्रोसेस को क्लियर ही नहीं रख पाए और आपके ऊपर अब जिम्मेदारी, एमडीए पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी, किसी भी कंपनी के सीईओ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि उसका एक एक्ट पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। करेक्ट। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगातार सही डिसीजन लेना। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, जितना आपका बड़ा पद होता है आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। आप एक छोटा सा स्कूटर या छोटी सी साइकिल एक गांव के खेत में चला रहे हैं, आसपास कोई नहीं है, आप रश ड्राइविंग कर लीजिए, आप गिरेंगे, आपको लगेगी, ठीक है। किसी भी दूसरे को, मिट्टी है, रोड नहीं है, आपको लग चुकी होगी, किसी दूसरे को ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा होगा। हो सकता है आपके घर वालों को आपकी सेवा करनी पड़ेगी। आप एक फाइटर जेट में न्यूक्लियर वेपन के साथ हैं और तब आप एक गलती करते हैं ऐसी, अब आपके हाथ में कितनी जान है? बहुत ज़्यादा। तो जब ग्रेविटी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ डिसीजन टेकिंग, वो आपकी कितने हजार गुना बड़ी होगी जब आपके हाथ में वो ट्रिगर होगा जिससे न्यूक्लियर निकल सकता है। राइट। वो जेट आपके हाथ में है, न्यूक्लियर आपके हाथ में है, विद इन सेकेंड्स आप लाखों लोगों को जिंदा से मुर्दा कर सकते हैं। तो स्थिति और समय दोनों बदले और पूरी की पूरी परिस्थिति बदल गई। तो आपके डिसीजंस, आप उस लेवल पे हैं तो आपको लगातार सही डिसीजन लेने हैं। करेक्ट। तो ये फिलोसफी उसमें आपको डिसीजन, अब जो थोड़ा सा डिफर करूंगा, आपने बोला कि हमेशा राइट डिसीजन लेने हैं। आदमी डिसीजन ले सकता है, राइट है या रॉन्ग है, दैट इज वो इसीलिए फिलोसफी डिसाइड नहीं कर सकता ना। फिलोसफी इसीलिए ग्रेटर गुड जिसको बोला गया, फॉर लार्जर गुड, कि हो सकता है किसी एक डिसीजन से मुझे नुकसान हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वो प्यूरी ह्यूमैनिटी के लिए है, प्यूरी ह्यूमैनिटी के लिए, तो आप क्या करेंगे? देना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे तो लोग अपने परिवार के लिए अपने को दाव पे लगा देते हैं। तो वो किसके लिए डिसीजन ले रहे हैं? खुद का। मैंने आपको बोला कि रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल आर द बेसिक थिंग्स, लेकिन वो अपने सर्वाइवल को अगर उस दाव पे लगाता है तो वो किसी बड़ी चीज़ के, हम देश के लिए, मैं पूरा, मेरा बैकग्राउंड आर्मी का है, मेरी फैमिली से लोग बॉर्डर पे रहे हैं, बिल्कुल इंटेंस एरिया में रहे हैं, अपनी जान और अपने परिवार दोनों को स्टेक पे लगा के देश के लिए। तो ग्रेटर गुड देश है। करेक्ट। लॉजिक समझ गए? तो सेम है कि आपका जब पैटर्न क्लियर है, आपको पता है कि सही और गलत, आपको पता है उस टाइम पे सही और गलत क्या है, यू नो कि नेशन इज द फर्स्ट थिंग। बिल्कुल। अगर आपने बाउंड्री सेव नहीं की तो आप अंदर कहीं भी चले जाएं, आपको मारने वाला तो वहां तक आ चुका होगा, आराम से आएगा। तो दैट इज द पार्ट। तो राइट और रॉन्ग क्या है, एवरी टाइम यू आर हर्ट, मेरे अकॉर्डिंग आपको हमेशा पता रहता है। आप कई बार क्या होता है कि आप उसको अपनी स्थिति के अनुसार डालने की कोशिश करते हैं, तो आप मोल्ड जब करेंगे तो फिर वो दिक्कत पैदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप, आपने समय दिया और इतनी अच्छी बातें की। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोगों ने जो डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है, तो डेफिनेटली जो लोग कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रहे हैं उनको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। जाते जाते लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी कुछ शायरी की कुछ लाइनें फिर से हो जाए। ओके, तो अभी मैं लिख रहा था, अभी मैंने अधूरा लिखा था, लोग पहले तो बताता हूँ कि ये भीड़ भरी सुनी गलियाँ, यहाँ भंवरे चूस रही कलियाँ, हम इसी दौर में रहते हैं, बस इसी को कलयुग कहते हैं। अरे क्या, तो मैं इसको लिखूंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब ये पूरा होगा। और उसके अलावा कि तुम जो हमसे छूट रहे थे, हम धीरे धीरे टूट रहे थे, कि तुम जो हमसे छूट रहे थे, हम धीरे धीरे टूट रहे थे, और हंसते हंसते मिले थे सबसे, क्या बात, फिर भी आंसू महफिल रूठ रहे थे। ओहो। और तेरी आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे सारे वादे झूठ रहे थे? अच्छा। और तुम अपनी जिद के पक्के थे, आज भी मुझसे रूठ रहे थे, कि तुम जो हमसे छूट रहे थे, हम धीरे धीरे टूट रहे थे। क्या बात है। और एक ये कि
कि बरसों पहले लिखा था हमने एक खत पे तेरा नाम हो जाना, फिर खत के पुर्जे उड़ा दिए, तो होना जाए बदनाम हो जाना। क्या बात। और इस सिपे इसकी बड़ी ख्वाहिश, जो कभी चढ़ी परवान हो जाना। गज़लों की एक महफिल होगी, उसमें तू होगा मेहमान हो जाना। और हमें तुझसे मिलके दिल से दिल की बातें करनी है। क्या बात है। बता इसमें क्या नुकसान हो जाना, पर तुझसे मिले और चुप ही रहें, ये भी तेरा फरमान हो जाना। और तुम खुद को चांद समझते हो, अब कैसे रहो गुमनाम हो जाना। और ये चेहरा कयामत जुल्फे कातिल, बचे तो कैसे जान हो जाना। क्या बात। बचे तो कैसे जान। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मनदीप भाई। और इससे बहुत लोगों को धन्यवाद आप सब लोगों का। भाई ने अपना पॉडकास्ट शुरू किया है, आप सबसे मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, पिछले 13 साल से हम साथ हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जो भी आपके सुझाव हैं आप दीजिए, कोई तो अपना पैशन फॉलो कर रहा है। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।